प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं के.आर. मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। इससे पहला जो पार्ट फर्स्ट के रूप में हमने बनाया था, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना के बारे में पढ़ा, अर्थ पढ़ा, परिभाषाओं का अध्ययन कराया और नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्वरूप और उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज उससे आगे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताएंगे और संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने हैं, उनका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अध्याय 4 के 16 अनुच्छेदों, अनुच्छेद 36 से 51, ये 16 आर्टिकल्स हैं। इन 16 अनुच्छेदों तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेदों में भी इन तत्वों का वर्णन मिलता है। संविधान का अध्याय 4, उसमें अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक, ये 16 आर्टिकल्स हैं, 16 अनुच्छेद हैं। इनमें राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की विस्तृत विवेचना की गई है। उन नीति निर्देशक तत्वों का हम इस तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट, अनुच्छेद 36, इसमें राज्य की परिभाषा का जिक्र किया गया है। राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन समस्त स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल होंगे। आर्टिकल 36 इस राज्य की परिभाषा को आर्टिकल 36 परिभाषित करता है और उसमें ये कहा गया कि ये दायरा रहेगा कि भारत के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन समस्त स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल होंगे। अनुच्छेद 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। देखिए, निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होने पर भी देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 38, देखिए, राज्य लोक कल्याण की उन्नति के लिए व्यवस्था बनाएगा। और अनुच्छेद 38(2), राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 38, एक तो वेलफेयर स्टेट और राज्य में जो आय की असमानता है, उन आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास।
किया जाएगा या करेगा। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 39 39। अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा। नर नारियों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुष व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। श्रमिकों पुरुषों व स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति, बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। अनुच्छेद 39 कै और जोड़ाइए, सभी को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो। इस तरीके का प्रावधान आर्टिकल 39 में किया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। देखिए, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 इसमें राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीन तथा अन्य अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्य साधक उपबंध करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य के द्वारा किया जाएगा। राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। ये आर्टिकल 42 में इस तरीके की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी। राज्य कर्मचारियों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराएगा और गांव में कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 कै उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी के लिए राज्य विधि द्वारा व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। भारत में समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। राज्य सभी बालकों को
14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करेगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है और इसमें साफ कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का बंद किया जाएगा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। राज्य इन वर्गों के सभी हितों की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, इनके लिए राज्य अधिक से अधिक इनके हितों के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य के सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा तथा विशेषतया मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 कै पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा का कार्य भी राज्य के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राज्य कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की यथास्थिति, विनाश, अपसारण, यवन अथवा निर्यात से रक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 ये अपेक्षा करता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। और अनुच्छेद 51 इसमें प्रावधान किया गया है राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाना, ये सारे कार्य करने का प्रयास राज्यों के द्वारा किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के अध्याय 4 के अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 36 से 35 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मैंने भी बताया था। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक क्रमबद्ध रूप से भारत के नागरिकों को भारत का संविधान अध्याय 4 में इस तरीके की फंडामेंटल ड्यूटीज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा प्रदान की गई है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म
ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की नहीं की गई, वन इनका मजाक भी उड़ाया गया है। संविधान सभा के एक सदस्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये निर्देशक सिद्धांत भावनाओं के कूड़ेदान है। इन सिद्धांतों में इतना लचीलापन है कि प्रत्येक व्यक्ति इनमें अपनी मनचाही वस्तु पा सकता है। प्रोफेसर केटी साहा, इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण सभा के सदस्य भी रहे हैं और इन्होंने कहा है कि ये बैंक का ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। नसरुद्दीन ने इनकी तुलना नव वर्ष की उन शुभकामनाओं प्रस्तावों से की है जिन्हें 2 जनवरी को तोड़ दिया जाता है। भारतीय संविधान में कुछ आलोचक नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना करते हैं। प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार है। वैधानिक शक्ति का अभाव है, फर्स्ट पॉइंट। देखिए, इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाता है, ये वाद योग्य नहीं है। प्रोफेसर बी एल राव के अनुसार राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के समान है और वे इस आलोचना के पात्र हैं कि संविधान में नैतिक उपदेशों के लिए उचित स्थान नहीं है। अर्थात आलोचकों का ये भी कहना है कि यदि संविधान में नैतिक उपदेश शामिल करना ही अभिशिष्ट था तो बाइबल की 10 पवित्र आज्ञाओं का संविधान में क्यों नहीं लिया गया। दूसरी जो आलोचना है नीति निर्देशक सिद्धांतों की, अस्पष्ट तथा अतार्किक रूप में संग्रहित हैं। अस्पष्ट, कर्मबद्धता का अभाव और एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। इनमें प्रोफेसर श्रीनिवास के शब्दों में इस अध्याय में कुछ बेढंगे तरीके से आधुनिक को पुरातन के साथ और तर्क तथा विज्ञान द्वारा सुझाए गए उपबंध को विशुद्ध रूप से भावुकता और पूर्वाग्रह पर आधारित उपबंधों के साथ मिलाया गया है। एक और आलोचना दी गई है, एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य में अस्वाभाविक है। एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य को नीति निर्देशक तत्व देना अनुचित और अस्वाभाविक लगता है। एक उच्च सत्ता अपने से निम्न सत्ता को आदेश दे सकती है, जैसा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल और गवर्नरों को दिए गए थे। लेकिन इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त संविधान ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित किया गया था, जबकि भारत का संविधान पूर्णतः भारतीयों द्वारा निर्मित हुआ था। इस तरीके से प्रभु सत्ता संपन्न राज्य में इनको अपनाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अव्यावहारिक एवं अनुचित है। प्रोफेसर सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि आने वाली सदी में ये तत्व निस्संदेह निरर्थक हो जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। और एक लास्ट आलोचना दी है संविधान निर्माताओं ने, राजनीति शास्त्रियों ने, संवैधानिक द्वंद्व के कारण है। ये भारतीय शासन में संवैधानिक द्वंद्व और गतिरोध के कारण भी बन सकते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्री में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांतों की कुछ आलोचनाएं की गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का
महत्व। देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को पूर्णतः असंगत मानना तो अनुचित है। डॉक्टर पायली के अनुसार इन निर्देशक तत्वों का महत्व इस बात में है कि वे नागरिक के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। इनकी इनका कुछ महत्व इस प्रकार है। जनमत की शक्ति है इनके पीछे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विचार व्यक्त किया था कि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि निदेशक तत्वों में किसी प्रकार की बाध्यता का बल नहीं हो, और न ही मैं ये स्वीकार करने को तैयार हूँ कि ये निरर्थक है। वस्तुतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत सबसे बड़ी शक्ति होती है, और जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इन आदर्शों की उपेक्षा नहीं कर सकती है। देश के शासन के आधार स्तंभ में नीति निर्देशक तत्व वाद्य न होते हुए भी संविधान की अंतरात्मा है। वे केंद्रीय और राज्य सरकारों पर उत्तरदायित्व डालते हैं और कि कानून का निर्माण करते समय इन सब का ध्यान रखा जाए। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान में कहा था कि कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता। सरकारों के औचित्य की कसौटी। यद्यपि निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, फिर भी इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है, और जनमत लोकतंत्र में सबसे महान शक्तिशाली न्यायालय होता है। इसकी उपेक्षा कर कोई भी सरकार अधिक समय तक सत्ता में नहीं रह सकती। प्रोफेसर पायली ने कहा है कि ये निदेशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं, और जिनके द्वारा इन तत्वों का उल्लंघन किया जाता है वे ऐसा कार्य उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम पर करते हैं। अतिवादिता से सुरक्षा। लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्न विचार वाले दल सत्तारूढ़ हो सकते हैं, कभी दक्षिणपंथी, कभी वामपंथी, तो कभी मध्यम वर्गीय। भारतीय संविधान के निर्माता इस तथ्य से भली भांति परिचित थे। इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा सभी प्रकार के दलों को मर्यादित करने का प्रयत्न किया गया, जिससे एक तरफा परिवर्तन या सुधार नहीं किया जा सके। नीति निर्देशक सिद्धांत संवैधानिक परंपराओं पर आधारित हैं। निदेशक सिद्धांत उसी प्रकार पवित्र है जिस प्रकार संविधान के अनुच्छेद। पंडित नेहरू ने चौथे संशोधन के समय स्पष्ट रूप से कहा था, अगर संविधान का कोई अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने में बाधा पहुंचाता है तो संविधान में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता के समर्थक है ये सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या करते हैं, जिसके अनुसार देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने का वचन दिया गया है, और इस प्रकार ये आर्थिक और सामाजिक कल्याण व आर्थिक न्याय की स्थापना के संदर्भ में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। नैतिक प्रेरणा के स्रोत है, नैतिक आदर्शों के स्रोत इनमें निहित होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व इसलिए भी है कि उनमें से अधिकांश का आधार नैतिक है, इसलिए वो नैतिक प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए संविधान में इनका समावेश करते समय आशा की गई थी ये तत्व भारतीय नीति के निर्देशित और प्रभावित करेंगे। जिस प्रकार ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, फ्रांस में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा और अफ्रीका में उनके संविधान की प्रस्तावना इन देशों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार ये आशा की है कि भारत में भी नीति निर्देशक तत्व उतने ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे। भारतीय परिस्थितियों में अनुकूल है। नीति निर्देशक तत्व की आलोचना गलत है कि विदेशों से उधार लिए हुए
इन तत्वों में भारत की समस्याओं का समावेश किया गया है, जैसे मद्य निषेध, दुधारू पशुओं की रक्षा, पिछड़े हुए वर्गों का शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना, कुटीर उद्योग धंधों का विकास करना, उद्योगों में मजदूरों का भाग, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। ये मूलभूत आधार स्तंभ हैं जो इन तत्वों का पर्याप्त व्यवहारिक महत्व इनमें निहित है। संविधान की व्याख्या में सहायक माने गए देश के शासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं इनके द्वारा निर्देशित होगी। न्यायपालिका इस शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यह आशा की जाती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या करने में इन तत्वों को महत्व देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, स्वरूप, नीति निर्देशक के प्रमुख तत्व, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनाएं और नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व। ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को धन्यवाद।